हूँ जो पूछे गए क्वेश्चंस होंगे जो एसएससी एमटीएस के, उन क्वेश्चनों से मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा। साथ ही साथ उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी दे दूंगा और उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को वो आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग के सबसे पहला क्वेश्चन जो है गौर करिएगा। क्वेश्चन ये है आपके पास FAINT, ठीक है। फेंट को ध्यान दो, फेंट को लिखा गया है 20/14/916 तो तथा GRME को 51/31/87 लिखा गया है। तो आपको बताना है कि POIL को क्या लिखे, को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपके इस टाइप के एक जो है वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। दोनों ही जो है वो कंपटीशन में, या एसएससी का हो या IBKMTS का एग्ज़ाम हो, आपके इस टाइप के क्वेश्चंस सभी कंपटीशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट दे दूँ यहाँ से कि अल्फ़ाबेटिकली जो आप अल्फ़ाबेट को कैसे याद रख पाए। तो एक चीज़ याद रखो, ABCD से लेकर के Z तक आपको नंबरिंग, उसके नंबरिंग को आपको याद रखना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं ए से लेकर के Z तक का, तो एक चीज़ याद रखो EJOTY, ये चीज़ आप नॉर्मली याद रखो, ठीक है। अगर आपको ये याद रहेगा तो लगभग उसके आसपास के सारे जो अल्फ़ाबेट का नंबर है वो आपके दिमाग में फिट रहेगा। जैसे अगर मैं E का बात करूँ तो 5 आता है, J का बात करूँ तो 10 हुआ, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25 25। अब इतना तो याद रहेगा EJOTY, ठीक है। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 25 25 हो गया, 5 चौक 20, 25 25। अब देखिए इसके अगर E से पहले कौन आता है D, तो D कितने नंबर पे आएगा? चौथा, 4। कितने नंबर पे? 4। अगर आप पूछा जाए तो 5 6, 5 पे E आया तो F कितने पे? 6 पे। याद रहेगा इतना चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी पूर्वक नंबरिंग को याद रखना होगा थोड़ा, और जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा वो नंबर कि E कितने नंबर पे आएगा, T कितने नंबर पे आएगा, P कितने नंबर पे आएगा। P आएगा आपको 16 नंबर पे। कितने नंबर पे? 16। कैसे आपके दिमाग में? EJO, O 15 पे आता है, तो 15 के बाद O के बाद कौन? P। Q अगर पूछा जाए तो 17, ठीक है। T पूछा जाए तो 20, अब T के बाद U आता है, U पूछा जाए तो 21, V पूछा जाए तो 22, W पूछा जाए तो W। दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। ये नंबरिंग याद रहना चाहिए। और अगर Y कितने नंबर पे आता है? Y कितने नंबर पे है? 25। तो भाई X कितने नंबर पे? 24। कितना? X के बाद Y, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें? आप देखो O याद है आपको, तो O से पहले कौन आएगा? N आएगा, तो N कितने नंबर पे? 14, ठीक है। M कितने नंबर पे? 13, ठीक है। सिंपल से बात है। तो ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज और छोटा सा आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना है, फिट करके रखना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ABCDEFGHIJKLM है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए 1 2 3 4 5 एक दूसरे के उल्टा अगर हम बात करें तो M के बाद यहाँ पे N होगा, N के बाद यहाँ पे O होगा, P Q R S T U V W X Y और Z। ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ये देखिए 1 से लेकर के M तक, N से लेकर के Z तक इधर, और ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट ना जो है वो अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अब ये सर जी इसको कैसे याद रखें? दिमाग में थोड़ा अब हम जो बातें कर रहे हैं वो आपका अपना अपना तरीका हो सकता है याद रखने का, लेकिन जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप याद रखोगे फिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे AZ आज याद रहेगा, AZ से आज याद रहेगा। आज अगर मैं कह दिया तो दिमाग में आ गया AZ, A का उल्टा Z, A का उल्टा Z। अब BY बाय याद रहेगा, बाय, कोई दिक्कत? अगर कहीं पर खोजना है कि Y का उल्टा कौन, तो बाय B।
बी का उल्टा कौन, वाई, वाई का उल्टा कौन, बी। ठीक है, ध्यान दीजिए। सी एस, सी एक्स कौन होगा, 6, क्या होगा 6। डी डब्ल्यू, ड्यू, ड्यू, ड्यू पीते हो ना, ड्यू याद रहेगा, डी यू, ड्यू, डी डब्ल्यू, ड्यू। ई भी, इवन, इवन, इवन याद रहेगा, इवन, इवन, इवन मतलब सम संख्या। ठीक है, फ्यू, एफ यू, फ्यू, फ्यू याद रखो, फ्यू। जीटी रोड, जीटी रोड सुने होंगे, जीटी रोड याद है, जीटी रोड दिल्ली में है। एच एस, हाई स्कूल याद रहेगा, हाई स्कूल, क्या, हाई स्कूल। ठीक है, याद करने के लिए बस दिमाग में रख रहे हैं। आई आर, इंदिरा गांधी, आई आर, इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा याद रहेगा ना। जे क्यू, जोक, जोक। के पी ठाकुर, के पी ठाकुर का एक ट्रांसलेशन आता था, के पी ठाकुर याद रहेगा। एल ओ, लव, ये तो याद रहेगा, लव। एम एन, मन। ठीक है, चलिए बताइए, याद हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए, ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपका अपना तरीका भी हो सकता है याद करने का, लेकिन इस पर ध्यान दीजिए। अब बताइए, अगर मैंने कहा कि एम का उल्टा कौन, तो दिमाग में रखिए मन, मन तो एन होगा। ठीक है, ओ का उल्टा कौन, एल, लव याद रहेगा। अगर मैंने कहा ई का उल्टा कौन, तो भी, इवन याद आया, इवन। ठीक है, अगर मैंने कहा यू का उल्टा कौन, तो फ्यू, एफ यू। ठीक है, अगर मैंने कहा डी का उल्टा कौन, तो ड्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू। तो इस तरह से आप आसानी पूर्वक एक दूसरे के उल्टा को याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के उल्टा को जब जोड़ोगे उसके नंबर को, तो हमेशा वो 27 के बराबर आएगा। ए कितने नंबर पे आता है, 1 पर आता है, और जेड कितने नंबर पे आता है, 26। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई साहब, 27 आएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो एम कितने नंबर पे बताइए, अभी आपने याद किया है। ओ कितने नंबर पे, 15। तो ओ से पहले कौन, एन, एन से पहले कौन, एम, एम तो 13 नंबर पे आया। तो 13 फिर ये आया होगा, तो इसका मतलब एन कितने नंबर पे आया होगा, तब ना दोनों जोड़ करके 27 होगा। याद हो गया। अगर एल की बातें मैं करूं तो कितने नंबर पे, 12 पे आएगा ना। ठीक है, तो देखो वो कितने नंबर पे, आपको याद है 15। एक कोटा दोनों में से कोनो याद है तो अपने आप वो जो है ऊपर वाला दूसरा वाला याद रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। के पी ठाकुर, तो देखिए अभी आपने याद किया ई जे, जे कितने नंबर पे, 10। तो 10 के बाद 11, सिंपल सी। ई अगर 11 तो ये कितना, 16, 16 11 27 हुआ, दिमाग में फिट हो गया। तो ये नंबरिंग इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। बस घर पे थोड़ा एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 क्वेश्चंस आपके एसएससी में देखने को मिल ही जाएगा इस टाइप के। और रीजनिंग में यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन सॉलिड आपको टच कर जाता है। ठीक है, आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब इतना कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आप आसानी पूर्वक, क्योंकि बेसिक से मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जो आप नॉर्मली समझ पाए और कुछ नहीं है। ये रीजनिंग, मैथ सब आपका इजी, जो 10th तक में आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ा, ठीक है, जो भी जितना भी आपने मेहनत किया है, अगर आप उसका छोटा सा पार्ट, एक हिस्सा अगर आपने यहाँ पे मेहनत कर दिया, आसानी पूर्वक आपको प्राप्ति जॉब हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप, लेकिन थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, 4-5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ऐसे आपको 5-6 इसके इर्द गिर्द, तो आसानी पूर्वक चारों विषय आपका हैंडल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 60 से 70% मात्र अगर आपने ले आया ना मार्क्स, 60 से 70 मतलब समझ लो 10th क्लास में आप फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, लेकिन निगेटिव से बचना है आपको। अगर इतने के बीच में आप आ गए तो आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 60-70 के बाद मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन निगेटिव छोड़ के कह रहा हूँ, तो इस पर थोड़ा आपको दिमाग रखना होगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है फेंट के जगह पे इतना लिखा हुआ है, गौर करिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, जो लिखा है उसको ध्यान दीजिए, एन और टी। अब आप दिमाग लगाना स्टार्ट करो। यहाँ पे लिखा कितना है, 20, 14, 9 और 16, यही लिखा है ना, गौर करिए। अब आपको दिमाग में फिट करना है कि किस तरह से वो किसी तरह से अरेंजमेंट कर सकता है, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से सेट कर सकता है। आपके पास दिमाग है, आप लगाओ यहाँ पे। रीजनिंग इसी का नाम है, तर्क, तार्किक शास्त्र। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। तो एफ जो है वो ध्यान दीजिए, एफ है ना, ये गौर करो, और टी है यहाँ पे। आपको कुछ दिख रहा है, टी एफ से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। टी कितने नंबर पे आता है, दिमाग में लगाओ, कितने नंबर पे। नंबरिंग को सीधे याद करो पहले, सबसे पहले दिमाग में, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। देखिए ये 20 है, यहाँ पे है 20, गौर किए, है लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे आप कितने नंबर पे,
एफ कितने ई 5 पे आया, तो एफ कितने नंबर पे 6, थोड़ा घर पे जाके याद करिएगा। तो एफ कितने नंबर पे 6 पे हुआ है, उल्टा ऐसे क्रॉस किया हुआ है। अब देखिए ए कितने नंबर पे 1 पे ना, तो ऐसे देखिए 1 लिखा हुआ है। आई कितने नंबर पे 9 पे लिखा हुआ है। जेड कितने, एन कितना 14, अभी आपने याद किया ना 13 14, यहाँ पे एम 13 ई 14, याद हुआ। तो देखिए 14 में हुआ, ऐसे क्रॉस करके लिखा हुआ है। ऐसे ही ग्राम को भी लिखा हुआ है, गौर करो। ई इसको इस साइड लिखा है, इसको इस साइड। देखिए ई को कितने 5 पर 5 हुआ, ठीक है। और जी देखिए कितने नंबर 7 है। एम कितने पर 13 है, और आर कितने 18 है, कोई दिक्कत। इसी तरह आपको इसको लिखना है, ध्यान दीजिए। पी ओ आई और एल, इसको लिखिए। एल कितने पर आएगा 12, ठीक है। पी कितने पर होगा 16, ओ के बाद पी, याद आया। अब देखिए आई कितने पर आएगा 9, और ओ कितने पे आएगा, यही ना आंसर होगा। जहां पे आंसर होगा इसमें टिक मार दीजिएगा। पहले आपको जो दिया होगा कि इसके ये इस रूप में मैं लिख रहा हूं, तुम भी इसी रूप में इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो इस तरीके से आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। सब अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिटी अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मैं आपको पहले क्वेश्चन को समझा दूं। क्वेश्चन समझ जाएंगे आप तो आसानी पूर्वक जो है वो आंसर को भी कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति कौन कौन हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। P Q R S T, 5 आदमी हो गया ना। ये 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। बैठे कहाँ पे कौन है वो नहीं पता, लेकिन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके, तो थोड़ा आपको पहले पता होना चाहिए, डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन का नॉलेज याद रखिए। डायरेक्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। कैसे क्या 5 आदमी बैठा है, 5 विद्यार्थी बैठा है, राम श्याम मोहन घनश्याम, आपसे पूछ दिया जाएगा मोहन घनश्याम के पीछे बगल में ये वो, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो डायरेक्शन को ध्यान दो कि यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है बोर्ड के, उसको हम नॉर्थ कहेंगे, मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे वाला जो होगा वो होगा साउथ। साउथ का मतलब होता है दक्षिण, ठीक है। इधर वाला आप जो देख रहे हैं वो है क्या, ईस्ट, और इधर जो है वो है वेस्ट। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर हम मैप में जाएं तो मैप में ऊपर में कौन है, कश्मीर, नीचे क्या है, केरल, ठीक है। अब पूरब में कौन है भाई साहब, पूरब में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल, आसाम, ये जितने भी देख रहे होंगे आप। और इधर आपका पश्चिम में जो है वो आपका गुजरात दिखता होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डायरेक्शन का नॉलेज पहले आपको होना चाहिए। अब इस डायरेक्शन का नॉलेज जब आपको हो गया तो फिर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 व्यक्ति है और सबका मुंह जो है वो उत्तर की दिशा में है। तो अगर व्यक्ति मान लीजिए कि इस सीरीज में बैठा हुआ है, गौर करिएगा, और इसका मुंह किधर है, उधर की ओर, ऊपर की ओर। तो अगर मुंह इसका इधर की ओर है, 5 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं। कौन कहाँ बैठा है अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ 5 व्यक्ति बैठा है। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गुड। अब ध्यान दीजिए, तो अगर व्यक्ति इधर की ओर मुंह करके बैठेगा तो इसका इधर का जो ये वाला हैंड जो होगा, हाथ, वो दाहिना होगा, यानी इधर राइट होगा और इधर जो है वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं, इधर लेफ्ट और इधर राइट, इतना तो बात आपको सेंस हो गया, दिमाग में आ गया, ठीक है। अब आगे जो कहा जा रहा है वो चीज़ समझिए। ये क्या रहा है, PQRST, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो उसकी मुंह जो है वो किधर की ओर है, उत्तर की दिशा में है। तो हम समझ गए कि इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। क्लियर। अब आगे समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि QS के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। Q अब देखिए क्वेश्चन जो कहेगा QS के, ध्यान दो, S के लेफ्ट में, S के बाएं में, लेफ्ट में Q बैठा है, ठीक है। निकटतम, नज़दीक में, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं, नज़दीक में ही बैठा हुआ है। S Q के निकट, मतलब निकटतम, ये हुआ निकटतम।
निकटतम मतलब नज़दीक में, पूर्णतः नज़दीक। एक होगा नज़दीक में मतलब क्या कि हो सकता है एक के बाद दूसरा बैठा हो, ऐसे भी एक। अब क्या दिया आपको, ये टर्म क्या दिया यहाँ पे, निकटतम स्थान पर, मतलब दूरी ज़्यादा नहीं है, सटा हुआ है दोनों, ठीक है। Q और S, S यहाँ पे है, Q ऐसे बैठा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है R और T के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। R और T के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? R और T के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। P T के बाएं निकटतम स्थान पर। फिर एक बात और कह दिया आपको कि P जो है वो T के निकटतम स्थान पर, मतलब P के बगल, जस्ट बगल में P है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब ये 3 बातें इसमें लिखा हुआ है, 1 2 3, ठीक है। लेफ्ट मतलब ये होगा, लेफ्ट हुआ ना, ये इधर ऐसे मुंह करके बैठा हुआ तो लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ ना, समझ में आ रहा है ना। आर और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 फैक्ट दिया हुआ है। अब तीनों फैक्ट के अकॉर्डिंग टू आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है। जो क्वेश्चन कह रहा है आप अरेंज करो, किसी एक डाटा को उठा लो, किसी एक डाटा को उठा लो। लास्ट में एक चीज और लिखा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति के बीच में तो यही होंगे ना, 2 इधर 2 इधर, बीच में ये हुआ, यहाँ पे कौन बैठे हैं ये आप निकालो। यही तो रीजनिंग है, तर्क लगाओ आप, ठीक है। जो वो बातें कह रहा है वो भी उनका गलत नहीं होना चाहिए, और अरेंजमेंट भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपका निकल जाना चाहिए, ठीक है। यही है सिटिंग अरेंजमेंट। अब गौर करो, मैंने किसी एक डाटा को उठा लिया, जैसे मैंने उठा लिया PT को, ये ले लिया ये बोला, तो मैंने क्या किया, T को यहाँ पे लिख दिया और P को इसके बगल में लिख दिया ना, कोई दिक्कत? इसके जस्ट बगल में है ना, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो बातें जो कह रहा है वो फुलफिल कर रहा है ना, ये मैंने काम कर लिया। ये जो कथन कहा गया था इसको हटा दिया। अब जो एक बात कहा गया है, R और T के बीच में 3 व्यक्ति, तो T यहाँ पे है, तो मान लेते हैं कि R, ये R जो है वो राइट है, ये R मैं इंडिकेट कर रहा हूँ राइट को, दाहिना, और ये बायां, ठीक है। तो ये है T और ये है मान लो 3 व्यक्ति थे, 1 2 3 होगा ना, 3 व्यक्ति, यहाँ पे R होगा ना इसका मतलब, तब ना 3 व्यक्ति इस बीच में बैठेगा। P यहाँ पे बैठा है, 1 2 3। अब एक चीज बात और कहा गया है, एस क्यू के बगल में है, सिंपल सी बात है, एस क्यू के जस्ट बगल में है, ये चीज कह रहा है ना। तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, कहता है क्यू एस के बाएं, क्यू एस के बाएं, सॉरी एस के बाएं, क्यू एस के बाएं, ठीक है। तो एस यहाँ पे ले लेते हैं, क्यू यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। हो गया बाएं, इनके बाएं ये हो गया, अरेंजमेंट हो गया। अब बताइए बीच में कौन हुआ, एस हुआ, तो आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर जो होगा वो एस में आप टिक मारेंगे। यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है ABCD, तो यहाँ पे D होगा। समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो आप कहोगे तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको कि डायरेक्ट से देखिए, किसी एक को अगर समझ में नहीं आया तो आप बोलिए, इससे क्या होगा, बाकी जो है वो नहीं बोल रहे होंगे हेजिटेशंस की वजह से, तो वो भी, उनका भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जहाँ कहीं भी उनको दिक्कत होगा तो रिपीट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपके पास नॉलेज क्या होना चाहिए, दिशा के, ठीक है, अबाउट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन के बारे में हमें पता है कि ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है, गौर करो, इधर की दिशा में, तो इसका इधर जो होगा वो राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, ये चीज दिमाग में रखिए। क्लियर हो गया? उत्तर दिशा में, इतना बातें तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई वेस्ट में दिशा में, अगर इधर की दिशा में अगर वो खड़ा है ऐसे करके, तो इसका राइट इधर हुआ और इसका लेफ्ट इधर हुआ ना। कोई दिशा, अगर कोई व्यक्ति इधर की ओर करके खड़ा है, इधर की दिशा में, पश्चिम मतलब दक्षिण की दिशा में, तो दक्षिण की दिशा में क्या हो जाएगा, ये राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? फिर इसी तरह ये है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ऐसे आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन, जैसे जैसे कहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एस के लेफ्ट में क्यू बैठा है, पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरा पॉइंट आपसे ये कह रहा है आर और टी के बीच में, दूसरा पॉइंट आगे जो सेंटेंस पर हो गए, आर और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 लिख दिया मैंने, 3 कोई भी व्यक्ति होंगे, PQRST में से 3 गो व्यक्ति।
लास्ट में एक पॉइंट है कि टी के बाएं में पी है, टी के बाएं में पी है। तो मैंने किसी एक स्टेटमेंट को ले लिया, पहले किसी एक स्टेटमेंट को मैंने नीचे से लिया, पी टी के बगल में है, तो पी टी के बाएं है, क्लियर हुआ। और एक चीज, आर और टी के बीच में 3 आदमी, तो टी यहाँ पे आर यहाँ पे, तब ना 3 व्यक्ति, 1 2 3, ये कंफर्म हो गया, 5 व्यक्ति था। अब एक चीज और क्या कह रहा है, एस के बाएं, तो एस के बाएं में कौन है, क्यू, हो गया कंप्लीट। अब आपसे पूछा गया कि इसके बीच में कौन, तो एस, आंसर हो गया। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यू का स्थान कौन सा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्यू का कौन सा स्थान होगा आपके, नहीं तो क्वेश्चन पर दूसरा स्थान किधर से, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी पूर्वक कर लोगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।